तो पिछले वीडियो में हम बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए यहाँ तक कर चुके हैं। जो है अनसोल्ड चल रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर का सेट क्या है 346 BS सेट 1 ये पेन किंग। तो इसमें हम जो है अब आ गए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। इसका ही साथ में अथवा एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी है और इसका कोणीय संवेग पूछा है। ठीक है, तो इस ऊर्जा से हम पता करेंगे कि कौन सी कक्षा में है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है E बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी होती है। ठीक है, इसने कितने दिया? इसने दिया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे पता ही होगा कुछ लोगों को कि ये n बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। इससे कट के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। n² बराबर 4 यानी n बराबर 2। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी कक्षा में, और दूसरी कक्षा में जो कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर NH/2π। ठीक है, तो n बराबर 2 रख देंगे यहाँ पर, और H/2π इसका मान याद रखो। जैसे H का मान क्या होता है, H का मान होता है 6.63 गुणा 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड। ऐसे इसका मान होता है, इसको 2π से डिवाइड कर देंगे अगर, तो वैल्यू आ जाती है 1.055 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2.50 1 हो जाता है। करके देख लो, 2 5 10 कैरी 1 2 5 10 1, और ये क्या 1 1 होगा क्या? अरे 5 2 10 कैरी 1 5 2 10 11 का कैरी 1 2 एकम 2 ये होगा इंटू 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड। ठीक है, ये हो गया कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का, जिसकी एनर्जी जो है इतनी दी थी। कितनी दी थी? E बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें दी थी, यानी वो दूसरी कक्षा में था। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही गंदा कर दिया। तो ये है। ठीक है, एक तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना था, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और दूसरा ये कोणीय संवेग का L बराबर NH/2π। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में प्राप्त कीजिए। ठीक है, यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला में ड्राइव करना। ठीक है, बहुत मजे से करेंगे, आसानी से देखते हैं। मान लिया ये एक प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म ABC यू प्रिज्म हमारा। ठीक है, ये जो है प्रिज्म का क्या होता है, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, एंगल ए। ठीक है, एंगल ए। ये इस प्रिज्म पर एक लाइट इंसिडेंट होती है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। इसका जो आपतित किरण ठीक है ना, और ये जो है ये अभिलंब है, ऐसे। ये क्या है? अभिलंब। अब ये रे चाहते थे कि मैं ऐसे सीधी चले जाऊं, पर इसने कहा कि भैया मीडियम चेंज हो रहा है अपवर्तन के नियम से हिसाब से। जब ये डेंसर है, कोई भी किरण जो है सघन है, विरल से सघन में जाती है, तो क्या होती है, वो अभिलंब की तरफ को क्या होती है, झुकती है। झुकना पड़ेगा अभिलंब की तरफ को, तो ऐसे ही झुकी और ऐसे चली। ठीक, अब ये चाह रही थी कि अब ऐसे चले जाऊं, हमने कहा नहीं रुको, दूसरे पृष्ठ से चेंज होगा। अब दूसरे पृष्ठ पे भी अभिलंब डालो ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो है सघन से विरल में जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो ये ऐसे गई फाइनली। ठीक है, तो इसको जाना इस लाइन से था, गई ये एंड में इस लाइन से। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे जो एंगल बना है, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं हम डेल्टा, यानी इसका मतलब है विचलन कोण। ठीक है, तो ये क्या हमारा विचलन कोण है, विचलन कोण। ठीक है, ये जो है ये आपतित कोण I है, और ये अपवर्तित कोण R है। ठीक है, ऐसे ये इधर का आपतन कोण है, ये वाला ये आपतित किरण है इधर की।
ठीक है, पर हम इसको कहने के लिए हम इसको आर डैश लिख लेते हैं, हमने कह दिया भाई, ठीक है, इसको आर डैश कह दिया। और ये जो बाहर जो प्रकाश किरण निकल रही है, वैसे ये इस पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण है, पर इसको आई डैश बोल देते हैं। बाहर निकलने वाली कोण के लिए इसको निर्गत कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्गत कोण। ठीक है, तो कुछ ऐसी सी तस्वीर है। अब हम कुछ देखो करेंगे। एक चीज देखो, देखो जैसे ये रे को ऐसे जाना था, ये वाली को ऐसे, ठीक है, और इधर ये अभिलंब था ऐसे। तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी पूरा आई है कि नहीं? ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण या विपरीत कोण बराबर होते हैं। अब इसमें से इतना एंगल तो ये तो आर हो गया, ये एंगल तो आर हो गया, ठीक है। अब जो ये एंगल बचा, ये वाला, ये क्या होगा? ये आई माइनस आर हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे ये जो एंगल है वो कितना है? आई माइनस आर, ठीक है। सिमिलरली आप नोट करोगे इधर इसी ट्राइंगल में इधर ये जो एंगल है वो है आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है, आई डैश माइनस आर डैश। और इधर ये कोण है विचलन कोण डेल्टा, ठीक है, ये कोण है विचलन कोण डेल्टा है, ठीक है। तो यहां से देखो ये जो है ये डेल्टा, ये इस त्रिभुज का क्या है? 22 कोण है। अगर त्रिभुज की किसी भुजा को हम बढ़ा दें तो वो कोण जो बनता है वो होता है 22 कोण, ठीक है। 10th के मैथ में आपने पढ़ा। और ये 22 कोण दोनों अंदर वाले इसको छोड़ के, जिस कोण पे बना है इसके साथ में बाकी दोनों के जोड़ के बराबर होते हैं। यानी विचलन कोण डेल्टा जो होगा वो बराबर होगा आई माइनस के आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। एक चीज अब ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इधर यहां देखो, ये वाला ये एक चतुर्भुज है, ये जो है ये एक चतुर्भुज है यहाँ पे ऐसे। और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ जो है, चतुर्भुज के चारों कोणों का कुछ जोड़ होता है 360। उसमें से ये जो लंब है ये 90-90 के दो कोण पहले ही अलग हो गए 180। तो ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये कोण और ये कोण भी जुड़ के क्या होंगे? 180। उनमें से ये ए है तो ये 180 माइनस ए है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंगल है ये 180 माइनस ए है। और इस वाले त्रिभुज में इन तीनों कोणों का जोड़ भी 180 होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल 180 माइनस ए बराबर 180। 180 से 180 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आर प्लस आर डैश बराबर होगा ए के, ठीक है। एक चीज हमें ये मिली, दूसरी चीज हमें ये मिली थी। अब एक चीज देखो, एक मैं एक कर्व बनाता हूँ, ठीक है। ये है डेल्टा इधर और इधर है आई, ठीक है। आई वर्सेस डेल्टा का कर्व है ये कर्व कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। सॉरी ऐसे जाके ऐसे ऊपर को जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, या नीचे को बन गया था थोड़ी। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे हम आई का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता है। एक खास आई पे विचलन कोण का मान मिनिमम होता है, उसके बाद ये दोबारा से बढ़ता है, ठीक है। इस खास आई पे जो है आई और आई डैश दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। इस खास आई पे आई और आई डैश दोनों बराबर होंगे, क्योंकि देखो अगर किसी प्रकाश किरण को, जैसे ये आपतित थी और ये निर्गत थी, इसको आपतित बनाऊं तो ये निर्गत हो जाएगी, कोण वो भी डेल्टा है, ठीक है। और जो है अल्पतम विचलन कोण एक पे ही हो सकता है। अगर इसके लिए अल्पतम है तो इसके लिए भी अल्पतम होना चाहिए। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे आई और आई डैश दोनों जो है बराबर होते हैं। इस सिचुएशन में ये जो एंगल होता है इसको डेल्टा एम, डेल्टा मिनिमम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब जो डेल्टा होगा मेरा वो डेल्टा मिनिमम होगा, अल्पतम विचलन कोण, तब आई जो होगा वो आई डैश के बराबर होगा, वह आर जो होगा वो आर डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। अब देखो ये डेल्टा की वैल्यू मिल गई थी और ए की, इन चीज़ों को दोबारा से एक जगह लिखते हैं, ठीक है। एक बार इसको पूरे को ऊपर से नीचे तक निहार लो, क्या क्या करा हमने। डेल्टा की वैल्यू, ये ए की वैल्यू और ये चीज़ भी। अब पेज पलटते हैं। देखो भाई डेल्टा क्या था? डेल्टा था, वही सब दिख रहा क्या? आई क्लियरिटी में आ भाई।
क्लियर क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ जाके क्लियर आ होगा? डेल्टा बराबर था आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। ठीक है, वही तू कहाँ जा रहा? और दूसरी चीज जो है आर प्लस आर डैश की वैल्यू क्या थी? ए थी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जब डेल्टा जो है वो डेल्टा मिनिमम हो जाएगा तो डेल्टा मिनिमम के लिए आई जो है आई डैश बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आई और आई दोनों बराबर है तो इसको लिखेंगे 2i, और माइनस ये आर और आर डैश भी बराबर है, इसको लिखेंगे 2r। ठीक है, और इधर भी आर प्लस आर 2r बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए, 2r की वैल्यू है ए है, इधर ले इसको डेल्टा एम डेल्टा मिनिमम प्लस ए इक्वल टू 2i, या डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 बराबर हो गया आई आपका अनुमान। ठीक है, दूसरी चीज इधर आर बराबर होगा ए बाई 2। ठीक है, और अब क्या, अब अपवर्तनांक होता क्या है भाई? एक माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जा रही है तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसको हम एन बोल लेंगे। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का पुनः वो होता है साइन आई बटे साइन आर। ये क्या होता है? स्नेल के नियम होता है, स्नेल के नियम से। ठीक है, तो अब आई की और आर की वैल्यू रख देते हैं। साइन आई की वैल्यू ए प्लस डेल एम बाई 2 और आर की वैल्यू साइन ए बाई 2। तो ये हो गया प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। ठीक है, अब अगर बोल दे प्रिज्म बहुत पतला है तो साइन थीटा का मान कोण जोड़ देंगे, साइन थीटा का मान लगभग थीटा, इधर साइन साइन हट जाएंगे और देखो ये फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 इंटू ए। ये खुद करके देखियो। अब फिलहाल हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। ठीक है, तो यही पेज तो हो गया कंप्लीट। इधर है भैया विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाना है। ठीक है, तो चलो किरचॉफ के दोनों नियम को समझा रहे हैं हम आपको। बड़े ध्यान से समझो, बड़ा मजा आएगा आज। अगर आपसे आते हैं बढ़िया है, नहीं आते तो पूरा पक्का समझ आएंगे। पहले वाला तो खैर सबको याद होगा ज्यादातर। किरचॉफ के नियम, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग। पहला है संधि नियम। संधि नियम, संधि नियम क्या है? देखो जहां दो से ज्यादा तार ऐसे मिलेंगे ना, दो या दो से ज्यादा तार एक जैसा मिलेंगे उसको बोलते हैं संधि। तो ये क्या है? संधि की ओर आने वाली धारा बराबर होती है संधि से दूर जाने वाली धारा। ठीक है, इधर इस संधि की ओर आने वाली क्या है? I1 प्लस I2 और जाने वाली बराबर होगी I3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं संधि की ओर आने वाली धारा संधि से दूर जाने वाली धारा के बराबर होती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले ऐसे, जैसे 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये उधर जा रही है 5 एम्पियर की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताओ ये क्या हो जाएगी? तो देखो यहाँ और ये क्या, इसको भी लिखो 1 एम्पियर, ये भी है। तो आने वाली कितनी है? 2 और 2 4। जाने वाली कितनी है? 5 और 1 6। तो 2 को और आना चाहिए तो इसकी वैल्यू 2 एम्पियर हो जाएगी। अब ठीक है, अब इधर 1 एम्पियर आ रही है, इधर से 1 एम्पियर और आ रही है, तो आने वाली 2 एम्पियर, तो यहाँ से जाने वाली भी 2 एम्पियर होगी। ठीक है, ऐसे। दूसरा नियम ये और मजेदार है, इसको भी समझेंगे। दूसरा, ठीक है, जैसे मैं कहूँ ना ऐसे सबसे आसान है। ठीक है, किसी बंद पास या लूप में समस्त विभव परिवर्तनों
भाई इसको क्या होगा, अबे अरे ऐसे कैसे कर रहा है भाई, परिवर्तनों का बीज गणितीय, बीज गणित, ठीक है ना, मतलब एक और दो तीन होता है जहाँ, ठीक है, ऐसा नहीं एक और दो एंगल जो है 90 डिग्री है तो ये हो गया √5, ऐसा नहीं है जहाँ एक और दो तीन ही होगा। कब बीज गणितीय जोड़ क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक है, बीज गणितीय जोड़ शून्य होता है। क्या मतलब है ये, इस बात का मतलब क्या है, देखो मतलब क्या है, ये कोई बंद पास है, ठीक है, इधर ये प्रतिरोध है, इधर ये एक सेल लगी है, इधर दूसरा प्रतिरोध है, इधर एक और सेल लगी है, ऐसे मान लिया इसका प्रतिरोध R1 है, ये V1 की है, ये R2 है और ये भी V2 है, ऐसे पॉइंट भी बनाते हैं हम A B C D। तो अगर हम A से चल के A पर ही आएंगे, A से चल करके A पर ही आएंगे, ठीक है, तो हमें जितने भी रास्ते में विभव के परिवर्तन मिलेंगे, विभव के परिवर्तन कैसे होते हैं, देखो जब ये बैटरी लगी है तो इस परिपथ में करंट भी बहेगा, ठीक है, एक में से मान लेते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे I करंट बह रहा है, ठीक है, टोटल नेट करंट I, ठीक है, तो वही I करंट ऐसे इधर जाएगा, I पूरा परिपथ में I घूम रहा है, ठीक है, I, ठीक है, तो हम जैसे हमने कहा भैया A से B तक चलो, A से B तक चलो, विभव परिवर्तन क्या होगा, विभव परिवर्तन होगा VB माइनस VA, कितना होगा ये, कितना होगा, पहले देखो हम कह रहे हैं हम A से B की तरफ को जा रहे हैं और जो हमारा करंट भी इधर को ही जा रहा है, ठीक है, करंट भी इधर को जा रहा है, तो विभव परिवर्तन होगा माइनस का जो भी करंट है और जो प्रतिरोध है, ठीक है, यानी विभव परिवर्तन होगा माइनस का IR1, इधर भी क्लियर दिख रहे हैं, माइनस का IR1, ठीक है जी, ठीक है, ओके। हमने कहा दूसरा, अब हम B से C पे जाएंगे, B से हम C पे जाएंगे, ठीक है, देखो B से C पे हमारे रास्ते में पड़ी एक सेल और उसमें हमें प्लस से माइनस पे कूदना है, इधर जाने के लिए प्लस से माइनस पे कूदना है, तो माइनस का विभव परिवर्तन होगा माइनस का V1। अब हमें C से D पर जाना है, अगेन हम धारा की दिशा में पहुंचे, तो VC माइनस VD, C से D पर पहुंचे, भाई क्या हुआ अबे ये गलत, B से C पे पहुंचे तो VC माइनस VB होगा भैया, C से B पर पहुंचे, B से C पर आए ना, परिवर्तन C माइनस B, A टू B जाते हैं तो VB माइनस VA होता है, बाद वाले का विभव माइनस पहले वाले का, तो क्या होगा, अब B से C पे गए, C से D पे गए, तो VD माइनस VC, ये क्या होगा, ये हो गया I करंट जा रहा है R2 प्रतिरोध है माइनस का IR2। अब देखो इधर हम निगेटिव से पॉजिटिव पे कूदे, निगेटिव से पॉजिटिव पे कूदे तो प्लस का ले जाएगा, प्लस V2, ठीक है, और फिर VD से VA पे गए तो VA माइनस VD, क्या हो गया, कुछ नहीं है, तो चलो कुछ नहीं है, वैसे इस तार से भी, इस तार का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा तो कुछ ना कुछ लॉस तो होगा, लेकिन अगर मैं इन सब को जोड़ूंगा, ठीक है, अब इन सब को जोड़ूंगा तो क्या होगा, डिंका चिक्का भाई, ये सब के सब कट गए भाई, तो कट के क्या बचेगा, 0, तो इन सब की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, बराबर में तो इधर 0 है, माइनस के IR1 माइनस के V1 माइनस के IR2 प्लस V2, वैल्यू क्या आ गई सबकी मिलके 0, तो मतलब बंद पास में समस्त विभव परिवर्तनों का बीजगणितीय भाई एक बात सोचो, हम जब A से B पे जाते हैं तो हम क्या लिखते थे, VB माइनस V, जब A से घूम के A पे ही आना है तो विभव परिवर्तन कितना होगा, विभव परिवर्तन होगा VA, A पे आए और A से ही चले थे तो भैया 0 होना ही है, ठीक है, तो ऐसे लगाते हैं हम किरचॉफ का नियम, क्वेश्चन भी करो तो ऐसे करो, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। तो ये थे किरचॉफ के नियम, पहला संधि नियम और दूसरा ये पास नियम। और बताओ मूंगफली खाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो तब तक, अरे क्लियर हो जा।
पढ़ो क्या है क्वेश्चन। मूंगफली का उत्तर। एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार ए तथा बी लिए जाते हैं, जिनमें से तार ए का व्यास जो है तार बी के व्यास का आधा है। ठीक है, ए का प्रतिरोध 24 ओम है, तो बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। ओके जी ओके, ठीक है, समझ गया। ये क्या कह रहा है, कह रहा है भैया दो तार है, दो तार है ऐसे, पदार्थ समान है, मतलब रो दोनों का क्या है, समान है। ये तार ए है, इधर ये तार बी है। ठीक है, ओके, ये तार है, डोंट थिंक एनीथिंग, ये तार बी है। क्या बोल रहा था कि ए का व्यास, ये ए का व्यास बी के व्यास का आधा है, पतला सा तो फिर ये होगा ना। तो मान लिया इसका जो व्यास है वो डी है। अब एक क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है, अब देखा, इसका व्यास डी है, तो इसका क्या है, डी बाई 2 है। तो डी बराबर क्या होता है, 2r। ठीक है, इधर भी क्या है, 2r बाई 2। ठीक है, तो अगर इसकी त्रिज्या r है, त्रिज्या क्या होता है, डी बाई 2 होती है ना भैया, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बाई 2 हो जाएगी। इसका व्यास डी, इसकी व्यास डी बाई 2, इसकी त्रिज्या r, तो इसकी त्रिज्या r बाई 2। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर, इधर इसका क्षेत्रफल होगा पाई r बाई 2 का स्क्वायर, यानी पाई r स्क्वायर बाई 4। इसके क्षेत्रफल को अगर मैं a बोल लूँ तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a बाई 4। ठीक है, अब अगर इसकी लंबाई जो है वो L1 है और इसकी लंबाई जो है वो L2 है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, क्या होता है एक बेलन का आयतन, पाई r स्क्वायर h होता है ना, h की जगह L1 है, तो उसको में a ये है, तो इसका आयतन क्या है, इसका आयतन है a L1 और इन बाबूजी का आयतन है a बाई 4 L2। ठीक है, तो a से तो a कैंसिल हो गया, ये 4 इधर गया, तो 4L1 बराबर है L2 के। ठीक है, अब इधर इनका प्रतिरोध था कि इनका प्रतिरोध था R बराबर रो L2 अपॉन इनका क्षेत्रफल कितना, a बाई 4। ठीक है, या ऐसे लिख लो इसे, रो L2 की वैल्यू क्या है 4L1 इंटू 4L1, और ये भी 4 भी उधर चला जाएगा इंटू 4 अपॉन a। ठीक है, यानी कि 16 रो L1 अपॉन a। ठीक है, और इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, r डैश बराबर, इनकी लंबाई तो L1 थी और क्षेत्रफल a था, तो रो, क्योंकि भैया r बराबर होता है रो L बटा a, a क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर हमें छोटा a लिखना पड़ा क्योंकि इसने पहले ही कह दिया तार a है b है इसलिए। तो भैया रो ऐसा कैसे ही, लंबाई इनकी L1 है और बटा क्षेत्रफल इनका a। ठीक है, यानी जो r डैश होगा, देखो इसमें 16 गुना है, r डैश जो होगा वो r से 16 गुना कम होगा, क्योंकि भैया इसमें तो 16 गुना हो रही है ना, 16 डिवाइड में चला जाएगा इधर, और इस r की वैल्यू इसने सवाल में दी है 24 ओम, तो r डैश हो जाएगा 24 बटे 16, 8 दूनी 16, 8 दिए 24, ये हो गया 3 बटे 2 ओम या 1.5 ओम, ये हो गया। ओके, ये तो वैसे सबको हो जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा लुईस दे ब्रोगली की द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है, और दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, दे ब्रोगली तरंग, दे ब्रोगली
तरंगदैर्घ्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित कीजिए। तो भैया दे ब्रोगली अवधारणा से क्या तात्पर्य है? दे ब्रोगली साहब ने क्या कहा, लुइस डी ब्रोगली ने 1927 में अपनी थीसिस में बोला, जिसने उन्होंने अपनी थीसिस को हाइपोथेसिस बना दिया, परिकल्पना। ये सेड कि देखो भैया अब तक जो है 1905 तक कह चुके थे भैया जो प्रकाश है ना, या मैं कहूँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है EMW, उसके पास दोनों कैरेक्टर हैं कि वो जो है एक पार्टिकल भी है और जो वो एक वेव भी है, उसके पास दोनों ही गुण हैं। तो डी ब्रोगली ने कहा कि भैया देखो जो ये जिनका द्रव्य पदार्थ है, मैटर है, उनको आप कण ही कण माने जा रहे हो, उनको आप पार्टिकल ही पार्टिकल कह रहे हो। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटोन हो गया, आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन कण है, प्रोटोन कण है, भैया ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा देखो भैया इसके पास भी वेव है, इसके पास भी दोहरी परिवर्ती दोगला मतलब द्वैत प्रकृति है, ये भी क्या है, एक तरंग भी है, और मतलब द्रव्य कणों की भी एक तरंग होती है। ठीक है, तो वो तरंग होती है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य के लिए इन्होंने सूत्र दिया। उन्होंने कहा उसकी तरंग दैर्घ्य होती है लैम्बडा बराबर h बटा उसका संवेग p, यानी जब वो गति करता है ना p संवेग मतलब p इज नॉट 0, तब उसके पास तरंग होती है। ठीक है, अदरवाइज वी डोंट नो। तो ये उन्होंने लाइक कैसे वो बोले, देखो जैसे EM वेव है, EM वेव की एनर्जी क्या होती है h न्यू फ्रीक्वेंसी, और न्यू के होते हैं c बाई लैम्बडा, तो इसकी एनर्जी होगी h c बाई लैम्बडा। और आइंस्टीन ने बोला 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि भैया E बराबर mc²। हमने कहा ये भी एनर्जी दोनों बराबर रख दो, h c बाई लैम्बडा बराबर mc²। c से c कैंसिल हुआ, लैम्बडा उधर mc इधर, mc मतलब मोमेंटम ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ फोटोन, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन c बाई लैम्बडा। ठीक है, वेयर यानी जहाँ mc बराबर p बराबर क्या लिखो, विद्युत चुंबकीय तरंग का, या फोटोन लिखते हैं, फोटोन। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग को फोटोन बोलते हैं, फोटोन का संवेग। उन्होंने कहा देखो जो ये इक्वेशन है नहीं, यहाँ से इसकी जगह p रखेंगे तो लैम्बडा बराबर h बटा p, यही सेम इक्वेशन इनके लिए भी है, द्रव्य पदार्थ के लिए। ठीक है, यानी उनके लिए भी बस वेव सी वेग से तो कभी चल नहीं सकते द्रव्य कण, कभी भी नहीं, तो v वेग से चलेंगे। अच्छा ठीक है, तो लैम्बडा बराबर h बटा mv द्रव्य पदार्थ के लिए ये होती है मेरे भाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है इसी को हमें गतिज ऊर्जा के पद में लिखना है mv, तो हमने कहा ठीक है हम लिख देंगे। गतिज ऊर्जा होती क्या है, k बराबर 1/2 mv², ये तो होती है। एक काम करो m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर ये m का स्क्वायर हो जाएगा, है नहीं। अब इस 2 को भी इधर ले जाओ, 2mk इक्वल टू m² v² रूट ले लो, अंडर रूट 2mk इक्वल टू mv की जगह ये रख दो, लैम्बडा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2mk। लो आ गया गतिज ऊर्जा के पदों में तरंग दैर्घ्य, ये कह रहा था मैं। ठीक है, हो गया, दैट्स इट। मीटर में क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है बताओ, c क्या है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में, इसका क्या होता है न्यू। चलो मैं बताता हूँ, एक घंटे न्यू बराबर होता है 1/t, आवर्तकाल होता है, हर्ट्ज भी बोलते हैं वैसे इसकी मात्रक को, सेकंड इनवर्स। देख ले ओके, देख लो। उससे अगला क्या है, आंशिक रूप से परावैद्युत भरे समांतर प्लेट संधारित्र के साथ। तो भाई बहुत आता है पेपर, इसकी अलग से 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो अलग से बना के रखी। तो क्या करूँ, या तो उसको इसी में ऐड कर दूंगा, अभी इसको क्या दोबारा से करूँ यार, या फिर उसकी वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अलग से कर चुका हूँ। उसके अलावा यह हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए।
इट्स आल्सो वेरी इजी और बहुत बढ़िया। इसके आरेख में लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी के संक्रमण दिखाई है और ये श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखो पहले बता रहा हूँ, ये यूवी में, ये विजिबल में। विजिबल में क्या होते हैं, 410 नैनोमीटर, 486, 410, 434, 486 और क्या होते हैं 656 नैनोमीटर ये, ठीक है। तो 400 से 800 नैनोमीटर विजिबल में आता है। पास्चन, ब्रैकेट, फुंड ये तीनों IR इंफ्रारेड में मिलते हैं। क्या होता है देखो, को हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल अगर हम बनाएं, इन्हीं को मान लेते हैं। देखो ये वाली लाइन जो है ये क्या है, ये n इक्वल टू, बढ़िया क्लियर आना, ये n इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी होगी माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद इधर मान लेते हैं इसको, ये n इक्वल टू 2 है, इसकी एनर्जी क्या होगी माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको 4 से भाग करना पड़ता है। उसके बाद इधर मान लेते हैं n इक्वल टू 3, इसकी एनर्जी जहाँ तक है 1.5 दूनी 3, इसको 9 से करना था ना भाग, इसकी शायद माइनस के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 51 और n इक्वल टू 4 यहीं बना दें, n इक्वल टू 4 ये लो, इसकी माइनस की 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और फिर n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू n इक्वल टू इन्फिनिटी, एनर्जी इक्वल टू 0। यहाँ से बाद ये जो होता है ना कि या तो यहाँ रह सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ जाने के बाद जो बोलते हैं ना फिक्सड वाली जो बात है वो ख़त्म हो गया, अब कंटिन्यूस हो गया यहाँ से। तो देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एमिशन है ना, एमिशन होता है, तो जब सेकंड से फर्स्ट पे आए या थर्ड से फर्स्ट पे आए या फोर्थ से फर्स्ट पे आए या कहीं से भी फर्स्ट पर आए, ठीक है, तो ये जो सीरीज बनेगी इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी, ठीक है। लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में होती है, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी। अगर थर्ड से सेकंड पे आए, फोर्थ पे सेकंड पे आए, फिफ्थ से सेकंड पे आए या कहीं से भी सेकंड पे आ रहे तो वो बामर है। थर्ड पे पहुंच रहे हैं कहीं से भी तो वो पास्चन है, तीसरे पास्चन। फोर्थ पे आ रहे हैं तो वो ब्रैकेट है और 5 वाले पे आ रहे हैं तो वो फुंड है, ठीक है। इसको देखो और अच्छे से मैं किताब में दिखाता हूँ। ये रही भैया, देखो ध्यान से, जो भी 1 पे पहुंच रही है लाइमन श्रेणी, 2 पे आ रही है बामर, 3 पे आ रही है पास्चन, 4 पे आ रही है ब्रैकेट, 5 पे आ रही है फुंड, ठीक है। देखो आज तक है, जब यहाँ से लेके यहाँ पे कूदा है तो इन दोनों की जो एनर्जी गैप है, मतलब कितने का गैप होगा इनमें से, 13 में से 3 का लगभग 10 का, 10.2 उतनी एनर्जी का एक फोटोन छोड़ेगा, उसकी वेवलेंथ हो चुकी। यहाँ से यहाँ पे आएगा थोड़ी और एनर्जी का जाता है, यहाँ से थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी 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 और, ठीक है। तो ऐसे ये जो उन फोटोन की जो भी जिस पे भी अगर हम वो लेंगे ना, ऐसे एक वो बनाएंगे कि भाई इतने नैनोमीटर तो हमें यहाँ मिला, एक इस वेवलेंथ पे मिला, एक इस पे मिला, इस पे मिला, ये जो मिलते हैं ना अलग अलग, ठीक है ना। तो वो ये बन गई लाइमन श्रेणी, ठीक है। फॉर्मूला भी होता है इनका, ऐसा होता है, इधर लिख रहा है जैसे ना ये, तो ये 3 लिख रहा है, 3 लिख रहा है मतलब ये पास्चन का है, ऐसे ये 2 लिख रहा है तो ये किसका है, बामर का, और ये जो 1 लिख रहा है ये मतलब यहाँ N1 मान लो तेरे, ठीक है। और N1 की वैल्यू 1 हो तो लाइमन, 2 बामर, तीनों पास्चन। ये R जो है रेडबर्ग नियतांक, इसकी वैल्यू 1.097 भाई चलो इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स ही होती है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं फुंड श्रेणी। और ये देखो ऐसे भी दिखा रखा है गोला वाला डायग्राम बना के कि भैया लाइमन श्रेणी के लिए सबके सब पहली कक्षा में कूदते हैं, बामर के लिए दूसरे में, पास्चन के लिए तीसरे में, ब्रैकेट के लिए चौथे में, फुंड के लिए 5वें में।
उसके अलावा बताना था कौन से क्षेत्र में पाई जाए, वो भी बता दिया हमने। लाइमन वाली, परा बैंगनी में देखो लिख भी रखा है। और बामर जो होती है वो लिख नहीं रखा, बामर होती है विजिबल रेंज में, और ये तीनों बाकी इंफ्रारेड। अवरक्त, अवरक्त, ठीक है ना, अवरक्त, इंफ्रा रक्त रेड, खून के होता है, लाल होता है ना रक्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए। देखो भैया थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब समझते क्या है हम, क्या समझते हैं हम, ये समझते हैं कि जैसे कोई ऐसे बंद परिपथ है, क्लोज सर्किट है, आप इसमें से चुंबक लाओगे आप इसके पास, ऐसे हम उठा के चुंबक लाए, ठीक है, चुंबक से कुछ बल रेखा इसमें गुजर रही होगी, ठीक है, आके ऐसे होती है ना, कुछ भी एक नंबर आप इसके पास लाओ इसको, तो वो बल रेखाओं की संख्या चेंज होगी, ठीक है, दूर ले जाओगे तब भी चेंज होगी, यानी इसमें से जो चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा वो चेंज करोगे आप। और अगर आप चुंबकीय फ्लक्स चेंज करते हो, हमने क्या देखा, जैसे हमने ये किया तो इसमें करंट बना, पास लाए थे एक डायरेक्शन में भी, दूर ले गए दूसरी डायरेक्शन में, वैसे ही इसमें क्या बनता है, करंट बनता है, और बंद परिपथ है। हमने कहा कि जब आप इसमें अगर हम किसी परिपथ से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाइव, और उसमें परिवर्तन करते हैं डी बाई, ठीक है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, कुछ भी है, परिवर्तन हो रहा है, तो इसकी वजह से इस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसकी वजह से परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और उसकी वजह से इस परिपथ में जो धारा बहने लगेगी वो क्या होती है, प्रेरित धारा होती है, ठीक है। और फेराडे ने क्या कहा, फेराडे ने बस ये किया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है ऋणात्मक मान के लिए, यानी अगर ये इसमें चेंज बढ़ेगा तो ये उसका विरोध करेगा, ये घटेगा तो उसके साथ होगा कि मतलब वैल्यू के बढ़ने का भी विरोध, वैल्यू के घटने का भी विरोध, ठीक है। तो ये है चुंबकीय, क्या है ये, चुंबकीय 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 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। ये ऐसे भी होता है, जैसे कोई कुंडली, ये कुंडली है, ठीक है, इसमें आपने धारा बह रखी है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो है भाई धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र, आप इस धारा के मान में परिवर्तन करोगे तो इसमें से जो होके जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो परिवर्तन होगा, तो कुंडली में दूसरी धारा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा। अब आप इसको बढ़ाओगे तो ये इसका विरोध करेगी, आप इसको घटाओगे तो कहेगी नहीं बह तू, ठीक है, मैं तेरे साथ, तो उसमें परिवर्तन का विरोध करते हैं, ठीक है। ये लेंज का नियम होता है इसमें कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसकी वजह से ये उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब ये मतलब चुंबक को आप इसकी तरफ लाओगे तो धारा इस तरह से बहेगी कि वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी वो इसको प्रतिकर्षित करेगा, भाई मत ला, ठीक है, आप कहोगे नहीं मैं तो लाऊंगा, ठीक है, आप इसके पास रख दो, ले जाओगे, पास रख दी तो एक फिक्स्ड चुंबकीय क्षेत्र होगा, फिक्स विद्युत फ्लक्स हो गया, उससे कुछ नहीं होगा, पास लाना दूर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब पास लाओगे तो प्रतिकर्षित करेगा, तब आपको उस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, दूर ले जाओगे तो आकर्षित करेगा, ठीक है। ना पास आने देते ना दूर जाने देते, बहुत समस्या है। तो तब भी आकर्षित करता है, तब भी प्रतिकर्षित करता है, ये कुछ नहीं करने देता, जिसकी वजह से वो कार्य आपका ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलो एक बार इसको बुक में भी दिखा देता हूँ मैं, अबे आगे है, आगे 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 पीछे पीछे पीछे, इधर आगे क्या है, और यही तो है, पीछे पीछे पीछे, आगे 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 पीछे। देखो ये कह रहा है, अबे जब किसी विद्युत परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तन तो एक विद्युत वाहक को विवरण कहते हैं, धारा बहने, वही तो जो मैंने बोला, ठीक है। फिर फैराडे क्या बोला, फैराडे बोला
कि भैया यही है कि ये जो है इसमें परिवर्तन के वो होता है अनुक्रमानुपाती, फिर के का, फिर कह दिया कि का मान सभी के लिए एक है। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के और निगेटिव चिन्ह दर्शाता है कि भैया विरोध में है, मतलब परिवर्तन को पसंद नहीं कर रहा। ठीक है जी, ठीक है, बस यही होता है, दैट्स इट। सोल्ड कहाँ गया ये उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है, हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करे, परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो ये इसको तो मैंने पिछले साल ही वीडियो बनाई थी, इस पे तो आधे घंटे की वीडियो कम से कम ऐसे अनसोल्ड में से, तो उसके लिए तो मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ये आराम से समझियो तरंगाग्र क्या है, परावर्तन के नियम की व्याख्या कैसे की जाती है। ठीक है, उसके बाद ये एलआईडी वाला क्वेश्चन कट ही रहा है, बात खत्म, पैसा आ जा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 2। इस बार तो ऐसी ना इस वाले तरीके से जो मुझे मिले ना थ्योरी व्योरी है वो बुक से ही कर दो, बाकी चीजें समझा दो, क्वेश्चन सोल्व कर दो, ऐसे दो, कोशिश करेंगे एक ही वीडियो से एक सेट निपटा दे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।